नमस्ते दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, ये सच्ची कहानी माया की नगरी मुंबई की है। दरअसल दोस्तों, यहाँ एक दोस्त ने ही अपने सबसे करीबी दोस्त को मारकर और उसके शरीर को चीड़ फाड़ कर हड्डियों को अलग कर देता है और पसलियों को अलग कर लेता है और मांस को भी अलग कर लेता है और उसके शरीर के 500 टुकड़े कर देता है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को इस सच्ची घटना से अवगत कराता हूँ कि आखिर एक दोस्त ने अपने लंगोटिया यार को क्यों इतनी बेरहमी से मारा और उसके शरीर के 500 टुकड़े क्यों कर दिए। ऐसी क्या दुश्मनी थी। लेकिन उससे पहले आपका ये छोटा भाई विनीत आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा हौसला वीडियो बनाने का बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की रोचक कहानियों एवं घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, माया की नगरी ग्लोबल सिटी में पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट बने हैं। उन्हीं फ्लैटों में सैकड़ों लोग रहते थे। बात है 20 जनवरी सन 2019 की। लोग अपने फ्लैटों में नीचे से ऊपर की ओर आ जा रहे थे, लेकिन आते जाते वक्त वहां से बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। वैसे तो ये दुर्गंध पिछले 2 दिनों से आ रही थी, लेकिन लोग इग्नोर कर देते थे और नाक बंद करके निकल जाते थे। लेकिन 20 जनवरी को जब ये असहनीय दुर्गंध हो जाती है तो उस सोसाइटी के सभी लोग, दोपहर का समय था, सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं और ये पता लगाने लगते हैं कि ये दुर्गंध आ कहां से रही है। फिर ये पता लगाते हुए उस सोसाइटी के गार्ड इधर उधर देखते हैं कि शायद कहीं कोई कुत्ता या बिल्ली मरा हो, लेकिन ऐसा वहां पर कुछ मिला नहीं। फिर वो सभी लोग इधर उधर देखते रहते हैं कि ये दुर्गंध कहां से आ रही है। फिर उन सभी लोगों को पता चलता है कि सेप्टिक टैंक के गड्ढे में जो पाइप जा रहे हैं, उन्हीं में से किसी पाइप में से दुर्गंध आ रही है। अब दोस्तों, उन पाइपों का पता लगाने के लिए कि किस पाइप का मुंह बंद है जिससे ये दुर्गंध आ रही है, इसलिए उस सोसाइटी के लोग 2 सफाई कर्मियों को बुलवाते हैं। वो सफाई कर्मी आकर ये पता लगाने लगते हैं कि किस फ्लैट का पाइप बंद है जिससे ये दुर्गंध आ रही है। दोस्तों, वो सफाई कर्मी जब इसका पता लगाने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि तीसरे मंजिल से जो पाइप आ रहा है उसी का पाइप बंद है और उसी से ये दुर्गंध आ रही है। अब दोस्तों, उस पाइप को साफ करने के लिए सफाई कर्मी पाइप को खोलते हैं और उसकी सफाई करना शुरू करते हैं तो उस पाइप में से मांस के टुकड़े मिलते हैं। ये मांस के टुकड़े सोसाइटी के लोग देखकर आपस में बातें करते हैं कि ऐसा कौन कर रहा है भाई, इन मांस के टुकड़ों को डस्टबिन में न डालकर फ्लैटों में फेंक रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, उधर वो सफाई कर्मी सफाई कर रहे थे और मांस के टुकड़े काफी ज्यादा मात्रा में मिल रहे थे, जिससे उस सोसाइटी के सभी लोग इन मांस के टुकड़ों को देखकर हैरान होने लगते हैं और फिर उसी सोसाइटी में से किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी और मौके पर एक इंस्पेक्टर साहब आते हैं और उनके सामने वो दोनों सफाई कर्मी उस पाइप की सफाई करते हैं तो उसी पाइप से इंसान की 3 अंगुलियां भी मिली, जिसे देखकर इंस्पेक्टर साहब तुरंत समझ गए कि ये किसी न किसी के कत्ल का मामला है और लाश को ठिकाने लगाने के लिए किसी ने ऐसा काम किया है। अब दोस्तों, मामला कत्ल का था, इसलिए इंस्पेक्टर साहब ने इसकी सूचना एसपी साहब को दे दी और मौके पर एसपी साहब भी आ गए और उन मांस के टुकड़ों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। अब दोस्तों, ये तो पता चल चुका था कि तीसरे मंजिल में कत्ल हुआ है, लेकिन
पुलिस ये पता लगाना चाहती थी तीसरे मंजिल के किस कमरे में ये कत्ल हुआ है और जिसका कत्ल हुआ है वो इसी सोसाइटी में रहता है या बाहर का सदस्य है। इसका पता पुलिस लगाना चाहती थी। फिर पुलिस ने तीसरे मंजिल के फ्लैटों को चारों तरफ से घेर लिया और एक एक करके सभी कमरों की तलाशी लेना शुरू कर देती है। तलाशी लेते लेते पुलिस कमरा नंबर 602 के पास में पहुंचती है तो उसमें देखती है कि बाहर से ताला लगा है। फिर सोसाइटी में मौजूद लोगों से उस कमरे के मालिक के बारे में पूछा जाता है तो सोसाइटी के लोग बताते हैं वैसे तो इस कमरे का मालिक पूनम टपारिया हैं, लेकिन उन्होंने इस समय अपने इस कमरे को एक किशन शर्मा नाम के व्यक्ति को किराए पर दिया है और वो इस समय यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों पुलिस को ये पता लगाना था, इसलिए पुलिस सोसाइटी के सभी लोगों की मौजूदगी में कमरा नंबर 602 का ताला तोड़ा जाता है और उसकी तलाशी ली जाती है तो उस कमरे से पुलिस को इंसान की हड्डियां मिलती हैं। दोस्तों अब मामला साफ हो चुका था कि इसी कमरे में कत्ल हुआ है, लेकिन दोस्तों किसका कत्ल हुआ है इसका पता लगाने के लिए किशन शर्मा को पकड़ना पुलिस के लिए बहुत ही जरूरी था। पुलिस अब किशन शर्मा की खोजबीन करना चालू कर देती है और किशन शर्मा का नंबर पुलिस को मिल जाता है। दोस्तों अब पुलिस सोचती है कि किशन शर्मा कहीं भाग न, इसलिए पुलिस ने पहले ही कुछ पुलिसकर्मी हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भेज देती है जिससे वो कहीं भाग न सके। फिर दोस्तों इंस्पेक्टर साहब उस किशन शर्मा के नंबर पर फोन लगाते हैं और अपनी पहचान छिपाते हुए उससे बात करते हैं और उससे एक जगह मिलने के लिए बुलाते हैं। अब दोस्तों वो किशन शर्मा मिलने के लिए राजी हो जाता है और वो हाँ कर देता है। अब तय किए हुए समय से पहले ही पुलिस वहाँ सादे लिबाज में पहुंच जाती है जहां पर किशन शर्मा को मिलने के लिए बुलाया गया। जैसे ही किशन शर्मा वहां पर आता है तो सादे लिबाज में पुलिसकर्मी उसे तुरंत दबोच लेते हैं और उसे पकड़कर थाने ले आते और फिर उससे पूछताछ करना पुलिस शुरू कर देती है। तो पहले तो वो इधर उधर की बातें बताता रहता है, लेकिन जब पुलिस थोड़ा सख्ती से पेश आती है तो वो अपना गुनाह कबूल लेता है और वो कहता है मैंने अपने लंगोटिया यार गणेश विट्ठल का कत्ल किया है। दोस्तों अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि उस गणेश विट्ठल का कत्ल आखिर तुमने क्यों और किस लिए किया, इसलिए पुलिस किशन शर्मा से पूछताछ करती है। तो किशन शर्मा जो कहानी बताता है वो कहानी सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताता है मैं मुंबई के सांता क्रूज इलाके की राजपूत चाल के कमरा नंबर 4/13 में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ में रहता था। मैं शेयर मार्केट का काम करता था और इसी दौरान करीब 8 माह पहले मेरी मुलाकात गणेश विट्ठल से हुई थी और 2-3 मुलाकातों के बाद में उससे मेरी दोस्ती हो गई और दोस्ती काफी गहरी हो गई। गणेश एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस चलाता था और मैं शेयर मार्केट में काम करता था। फिर एक दिन गणेश ने मुझसे कहा यदि आप मुझे 1 लाख रुपए दे दें तो हम दोनों पार्टनरशिप में प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं और मैं गणेश की बातों से सहमत हो गया और मैंने उसे 1 लाख रुपए दे दिए। फिर हम दोनों लोगों ने पार्टनरशिप में प्रिंटिंग प्रेस का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक तो हम दोनों का काम ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद में गणेश अपनी होशियारी दिखाने लगा और वो दुकान में हेरा फेरी करने लगा। फिर धीरे धीरे मुझे उसकी हेरा फेरी के बारे में पता चला। फिर मैंने गणेश से मना कर दिया कि अब मैं पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहता हूं और आप मुझे मेरा 1 लाख रुपए वापस दे दो। फिर किसी तरह से गणेश ने 40,000 रुपये तो मुझे वापस दे दिए, लेकिन वो 60,000 रुपये मुझे वापस करने का नाम नहीं ले रहा था। मैं जब भी उससे 60,000 रुपये मांगता था तो वो इधर उधर की बातों में बहाना मार देता था और मेरा 60,000 रुपये देने के नाम नहीं ले रहा था। और फिर इसी बीच
मुझे जानकारी मिली कि गणेश 58 वर्ष की उम्र में शादी करने जा रहा है, जिससे मुझे ये अंदाजा लग गया कि गणेश के पास पैसे तो हैं, लेकिन वो पैसे मुझे देना नहीं चाहता था। फिर मैंने गणेश से बदला लेने के लिए सोच लिया और उसे ठिकाने लगाने के लिए मैंने ठान लिया। फिर मैंने ग्लोबल सिटी पैराडाइज सोसाइटी के बने फ्लैटों में कमरा नंबर 602 मैंने किराए पर लिया और मैं कभी कभी रात बिताने के लिए उसी कमरे पर चला जाता था। और फिर प्लान के मुताबिक मैंने 16 जनवरी सन 2019 को गणेश को अपने साथ बुलाया और उसी कमरा नंबर 602 में ले गया और वहीं पर मैं गणेश से अपने बाकी के 60,000 रुपये मांगने लगा, जिससे हम दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई काफी बढ़ गई, जिससे मैंने गणेश के सिर पर एक डंडे से काफी तेज से वार किया। फिर गणेश एक ही डंडे में फर्श पर नीचे गिर गया और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। फिर मैंने लाश को ठिकाने लगाने के लिए काफी जानकारियां इकट्ठी की और YouTube पर वीडियो भी मैंने देखा, जिससे मुझे एक वीडियो काफी पसंद आया, जिसमें बताया गया था कि लाश के छोटे छोटे टुकड़ों करके कैसे ठिकाने लगाया जाए। फिर मैंने वही वीडियो देखकर मैं मार्केट से जाकर एक चाकू लेकर आया और चाकू को तेज करने वाला एक पत्थर भी लाया। फिर उसी चाकू से मैंने गणेश के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और सबसे पहले उसके सर को धड़ से काट कर अलग करके एक पॉलीथीन में पैक कर लिया। फिर उसके बाकी बचे शरीर के हिस्सों को चीड़ फाड़ कर मैंने हड्डियां निकाल ली और उसके शरीर के लगभग 500 टुकड़े किए और मैं उन छोटे छोटे मांस के टुकड़ों को टॉयलेट के फ्लैश में डालता रहा और शरीर और सर और हड्डियों को ट्रेन के सफर के दौरान मैंने कहीं बाहर फेंक दिया। दोस्तों, अब पुलिस उसके बताए हुए निशानदेही पर सर खोजने जाती है, लेकिन उसका सर नहीं मिलता है। फिर पुलिस उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उसे न्यायालय में पेश करके उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, न ही मैं किसी के दिल को आहत या ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को ऐसी घटनाओं से अवगत करा के आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, जिससे आप लोग जहां भी रहें अपना एवं अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प या रोचक कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना एवं अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।